हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज के इस बेहतरीन सेशन में। आप क्लियरली देख सकते हैं मेरे पीछे इंग्लिश लिटरेचर लिखा हुआ है। इट मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ फैक्ट और अबाउट अ चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के एक चैप्टर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर है और पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है जिस तरीके से वो लिखा गया है, जिस तरीके से वो डिवोट किया गया है। तो आज एक बेहतरीन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आपने भी पढ़ा होगा, बहुत मज़ेदार है सोनेट ये। ऑन हिज ब्लाइंडनेस 14 लाइंस की पोएम है जिसको हम सोनेट बोल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन पोएम है। मिल्टन की जब आंखें चली जाती हैं तो उसके बाद ये पोएम उन्होंने लिखी थी, इसलिए कि मेरे अंदर का जो नॉलेज है, मेरे अंदर की जो स्किल है, मेरी आंखें तो चली गई हैं, अब उस स्किल का मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ, फिर अपने आप को कैसे वो शांत करते हैं, कैसे पैसिफाई करते हैं, कैसे कंसोल करते हैं। पूरी एक कहानी है इस पोएम में, इस सोनेट में। वो पूरी कहानी एक एक करके समझेंगे। क्या एल्यूजन इस्तेमाल किया गया, क्या फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई, क्या लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल की गई, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पोएम से, वो सारी चीज़ें इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अंतिम तक सेशन में बने रहिए और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है ना, चलिए भाई शुरू करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन साहब आपने पढ़ा ही है। जॉन मिल्टन साहब को 1608 इनका जन्म होता है, 1674 इनकी डेथ होती है। चार्ल्स फर्स्ट के शासनकाल में लिख रहे थे। चार्ल्स फर्स्ट 1625 से 1649 तक थ्रोन पर थे, जिसको कैरोलाइन एज भी कहा जाता है। और उस दौरान जो राजा की व्यवस्था थी, किंगशिप थी, और जो चर्च था, ये दोनों मिलकर पूरी तरीके से एक एनार्की फैला रखे थे सोसाइटी में, जिसके अगेंस्ट लिख रहे थे जॉन मिल्टन साहब ना। प्यूरिटन विचारधारा के थे। प्यूरिटन विचारधारा कहें या इसको ये कहें, चर्च के अगेंस्ट लिख रहे थे। ठीक है, चर्च के अगेंस्ट जाके लिख रहे थे ये, और काफ़ी सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन होता है ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा, ओलिवर क्रॉमवेल एग्जीक्यूशन करते हैं किसका, चार्ल्स फर्स्ट का। और उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं जिसको हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं, 1649 टू 1660। उस दौरान जॉन मिल्टन लैटिन सेक्रेटरी या कह सकते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर भी काम कर रहे थे। ठीक है ना। पैराडाइज लॉस्ट इनकी सबसे बेहतरीन पोएम मानी जाती है, एपिक पोएम है, महाकाव्य है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। 12 बुक्स में है। इनिशियली 10 बुक्स में थी, अब तो 12 बुक्स में है। 1674 के सेकेंड एडिशन में बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को दो पार्ट में डिवाइड करके 12 बुक्स कर दिया गया था ना, जिसमें फॉल ऑफ मैन की कहानी है कि कैसे हम लोग पैराडाइज से यानी स्वर्ग से, ईडन गार्डन से धरती पर आ गए, इस मृत्यु लोक पर आ गए और संघर्ष कर रहे हैं। वो पूरी कहानी उसमें दिखाई गई है। उन्हीं जॉन मिल्टन जिन्होंने 3 शादियां की और मैरिज पर इन्होंने पूरा एक ट्रैक्ट लिखा था, क्योंकि उस समय डाइवोर्स की व्यवस्था नहीं थी और पहली पत्नी जब छोड़ के चली गई थी तो डाइवोर्स चाहते थे ये। तो इन्होंने मैरिज पर पूरा एक ट्रैक्ट लिखा था, डाइवोर्स पर पूरा एक ट्रैक्ट लिखा था। उन जॉन मिल्टन की आज हम बात करने वाले, जो निर्भीक थे, निडर थे अपनी राइटिंग में। इवन जब रेस्टोरेशन हो जाता है मोनार्की का 1660 में, तो भी ये अपने ही अंदाज में लिख रहे थे, बिना इस बात से डरे कि राजा का शासन वापस लौट आया है, चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड वापस थ्रोन पर आ गए हैं और मुझे सजा मिल सकती। ऐसी एक नौबत भी आई थी, लेकिन इनके भाई ने इनको बचाया था। उस निर्भीक राइटर के एक बेहतरीन सोनेट को आज हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में बात करेंगे। जॉन मिल्टन के बारे में आपको बता ही दिया। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में बात करें तो ये पेट्रार्चन सोनेट है या इटालियन सोनेट है। पेट्रार्चन सोनेट या इटालियन सोनेट की खासियत है कि इसमें आप 8 और 6 यानी ऑक्टेव और सेस्टेट आप पढ़ते हैं। 8 लाइन का स्टेंजा, 6 लाइन का स्टेंजा ना, ये पैटर्न होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। जिसमें 8 लाइन के स्टेंजा में कोई समस्या उठाई जाती है, उस समस्या को प्रोग्रेस दिया जाएगा कि वो प्रॉब्लम क्या है। लास्ट के 6 लाइन में आते आते उसके समाधान पर हम बात करते हैं। ठीक है ना। ऑन इज ब्लाइंडनेस के थीम की बात करें तो एक्सेप्टिंग वंस फेट विद काम पेशेंस रेजिग्नेशन, यानी हमारी जो किस्मत है, हमारा जो भाग्य है, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो कुछ सोच समझ कर दिया हो। ईश्वर के द्वारा किया गया कोई भी कार्य गलत नहीं। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है, उसके पीछे उसकी कोई अच्छी मंशा जरूर होगी ना। ये इस पूरे पोएम का, पूरे सोनेट का थीम है कि ईश्वर जो कुछ कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी कोई अच्छी मंशा होगी। चलिए इस पोएम को पहले समझते हैं। पोएम क्या है।
पोएम आप देख रहे हैं, लिखा व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। मैं जनरल एक मीनिंग बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझते चलिए, आप कनेक्ट करते चलिए। क्या कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, मैं जब सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। और हाफ माई डेज, कहते हैं कि मेरे जीवन के आधे उम्र में, हालांकि आधी उम्र नहीं कह सकते उसकी, क्यों, क्योंकि इनकी आंखों की रोशनी गई थी 1652 में। 1652 में जब ये कितने साल के थे, 44 ईयर्स ओल्ड थे, तो इनकी आंखों की दोनों आंखों की रोशनी ग्लूकोमा नाम की बीमारी की वजह से चली गई थी। पहले 1650 में पहले आंख की रोशनी गई, डॉक्टर ने कहा भैया पढ़ो लिखो कम, माने है नहीं, तो फिर दोनों आंख की रोशनी चली गई थी। बट इस पोएम में लिखते हैं, क्योंकि उस समय तो आदमी को पता नहीं होता कितना जिएंगे, 1674 में तो डेथ हो जाती है इनकी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, और हाफ माई डेज, मेरे आधे जीवन में ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अब इस संसार में, अंधेरे संसार में मैं क्या ही करूंगा, और मेरी आंखों की रोशनी भगवान ने छीन ली। बताओ कितना बड़ा इनजस्टिस मेरे साथ हो रहा है। समस्या पहले उठाई जा रही, ठीक है ना। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, लॉस्ट विद मी यूजलेस, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। यहां तक समझो लाइन को। कह रहे हैं अब आंखों की रोशनी चली गई, भाई मेरे बताओ, मेरे अंदर जो टैलेंट है, मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो मैं प्रदर्शित करना चाह रहा हूं, अब उसका प्रदर्शन कैसे होगा, आंखों की रोशनी तो चली गई, अब तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैं कैसे अपने अंदर के ज्ञान को बाहर, मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया को बताऊं कि क्या क्या चीजें, क्या मैं जानता हूं, मैं अपने नॉलेज से दुनिया को फायदा पहुंचाऊं, मैं ये चाहता हूं। बट माई आई साइड हैज गॉन, आंखें जा चुकी हैं। वॉट कैन आई डू विद ब्लाइंड आइज, मैं अपनी अंधी आंखों के साथ क्या कर सकता हूं अब। तो पोइट के दिमाग में चल रहा है कि भाई मेरे बताओ, मेरा ऐसा क्या गुनाह था कि आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। अब मेरे अंदर का जो टैलेंट है, मेरे अंदर का जो नॉलेज है, मेरे अंदर की जो स्किल है, इसको मैं करूं क्या, इसका मैं उपयोग क्या। ये अंदर से चीख रहा है, ये अंदर से चिल्ला रहा है, ये मुझे बैठने नहीं देगा, क्योंकि मेरे अंदर जो कुछ है मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया को बताऊं। बट आंखें हैं नहीं, मैं लिखूंगा कैसे, आई एम अ राइटर, हाउ कैन आई राइट। आंखें तो जा चुकी हैं, लिखूंगा कैसे मैं। परेशान है एकदम कि बाप रे बाप, आंखों की रोशनी। डॉक्टर ने कहा तो था 1650 में ही कि भाई काम करना बंद कर दो, बट मैं बंद कैसे करूं भाई, मेरे अंदर से विचार आ रहे हैं, मैं उन विचारों को कैसे रोक दूं। और वो विचार भी तो ईश्वर ही दे रहा है ना, तो जब वो विचार दे रहा है तो उन विचारों के व्यक्ति क्यों रोक दी उसने, क्यों मेरी आंखों की रोशनी ले ली, कैसे लिखूंगा मैं। फिर कह रहे हैं कि लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूं, मेरी श्रद्धा अभी भी आप में है, मैं ईश्वर को अभी भी मानता हूं, मुझे पता है कि आपने किया है तो कुछ ना कुछ सोच कर किया हो। आप मेरे लिए खराब सोच ही नहीं सकते, आपने कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सोचा होगा। तो मैं अभी भी अपने मेकर के प्रति वही श्रद्धा रखता हूं, मैं सर्व करने के लिए अभी भी तैयार हूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट हर रिटर्निंग चाइल्ड, कह रहे हैं कि मैं उसको जो कुछ भी उसने मुझे दिया है, मैं जिस भी तरीके से उसको वापस कर सकता हूं, जिस भी तरीके से उसकी सेवा कर सकता हूं वो मैं करूंगा, जैसे भी मैं कर पाऊंगा मैं करूंगा। मेरी आंखें नहीं है तो एक अंधा जिस तरीके से कर पाएगा मैं वैसी सेवा करूंगा, मैं करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुक नहीं सकता हूं, है ना। आगे कह रहे हैं डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। कह रहे हैं कि बताओ क्या भगवान को मेरे मदद की जरूरत नहीं, क्या भगवान को मेरी सेवा नहीं चाहिए, क्या आंख वाला ही सेवा कर सकता है, अंधे सेवा नहीं कर सकते क्या। मैं भी सेवा करूंगा, आंखें चली गई तो क्या हुआ, बस 50 तरीके ऐसे जिससे मैं सेवा कर सकता हूं, तो मैं अभी भी सेवा करूंगा। लेकिन फिर दिमाग में एक थॉट आता है कि तुम ही क्यों करोगे, तुमसे बेहतर लाखों लोग लाइन में लगे हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, क्या ईश्वर को तुम्हारी सेवा की जरूरत है क्या। अपने आप को समझा रहे हैं कि क्या भगवान को तुम्हारी सेवा की जरूरत है क्या। कैसे पागल आदमी हो तुम। ईश्वर जिसने सब कुछ बनाया, ईश्वर जिसने सूरज चांद सितारे धरती हवा पानी बादल सब कुछ बनाया, ईश्वर जिसने तुम्हें बनाया हमें बनाया, क्या उस ईश्वर को मेरी सेवा की जरूरत पड़ेगी क्या। तुम सोच के बताओ, क्या मेरी सेवा की जरूरत पड़ेगी क्या। अरे नहीं, मुझसे बेहतर लाखों लोग लगे हैं लाइन में भाई सेवा करने के लिए, और मुझसे बेहतर तरीके से करने के लिए सेवा में लगे हैं। लेकिन सवाल यहां होता है क्या उसको जरूरत है सेवा की, क्या उसको जरूरत पड़ेगी क्या सेवा की किसी की। गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, भगवान को इंसानों की सेवा या उसके उपहार की जरूरत है क्या, कहीं कोई जरूरत नहीं।
हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। क्या कह रहा है? कह रहा है लाखों खड़े हैं बेहतर सेवा करने के लिए, लाइन लगाए साहब हमको मौका दे दो, हम आपकी सेवा में हैं, हे ईश्वर मुझे मौका दो, मैं आपकी सेवा करना। लाखों खड़े हैं भाई, मुझसे बेहतर खड़े हैं, लेकिन सवाल है क्या ईश्वर को उनकी सेवा की जरूरत है? क्या ईश्वर सेवा लेगा? सवाल तो यहां आ गया ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं? हिज स्टेट इज किंगली, वो महान है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। वो बिना रुके सेकंड भर में समुद्र के ऊपर, धरती के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर ट्रैवल कर सकता है। उसको किसी की सेवा, वो भी इंसान की सेवा की जरूरत है। बाप रे, क्या बात कर दिया आपने, इंसान की सेवा की जरूरत उसको पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और मेरे जैसे अंधे की तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, मेरी तो आंख भी नहीं है। लेकिन फिर लास्ट की लाइन में अपने आप को क्या समझा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कह रहे हैं कि ईश्वर के लिए जो लोग सेवा में लगे हैं वो भी उतने ही वैल्यूएबल हैं जितना वो लोग जो अपनी बारी का इंतजार चुपचाप कर रहे हैं कि जब ईश्वर मौका देगा तो हम भी सेवा करें। लेकिन जब तक मौका नहीं आ रहा तब तक पेशेंटली यहाँ धैर्यपूर्वक खड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे ऐसे कि कब मेरा मालिक मुझे मौका देगा तो मैं उसकी सेवा करूंगा। तो जो लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपनी सर्विस का कि ईश्वर मुझे भी मौका देगा, उनका भी उतना ही योगदान है जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वालों का है। तो मैं अगर अंधा हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं ईश्वर कोई ना कोई मौका मुझे जरूर देगा सेवा का, तो मैं भी इक्वली बेनिफिशियल उतना ही हूं। मैं भी उसी कतार में खड़ा हूं जिस कतार में वो सेवा करने वाला है। ये पूरा सोनेट है जो मिल्टन साहब लिख रहे हैं। समरी मैंने आपको पूरी बताई दी, आप बाद में चाहेंगे तो ये पढ़ भी लेंगे, ठीक है। पूरी समरी मैंने आपको समझा भी दी। अब जानेंगे कि ये पोएम लिखी क्यों गई थी। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट। ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है जो मिल्टन ने अब जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी तो उस पर लिखा था, ठीक है ना। कहा जाता है कि ये सोनेट पेट्रॉर्चन या इटालियन स्कीम, राइम स्कीम पर लिखा गया था। एक ऑक्टेवा और सस्टेन में 14 लाइन की पोएम है। राइम स्कीम इसकी है ABBA CDE CDE, ये राइम स्कीम है, ठीक है। पेट्रॉर्चन सोनेट है, ये जानते रहिएगा। इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो पेट्रॉर्चन पोएम की तरह ही है, गॉड को याद करना, मिथिकल थीम उठाना। जैसे पेट्रॉर्चन सोनेट में होता था वैसा ही मिल्टन ने भी उठाया है। राइम स्कीम याद रखिए, कई बार राइम स्कीम पर क्वेश्चन बन जाता है और थीम पर क्वेश्चन बन जाता है। थीम मैंने शुरू में आपको बता दी, अपने आप को समझाना कि भाई जो ईश्वर ने मुझे दे दिया है वो बेस्ट है, कुछ सोचकर उसने मुझे दिया होगा, मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए एक एक लाइन के बारे में कुछ जरूरी चीज। जैसे लिखा व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। अब कंसीडर का मतलब क्या होता है? कंटेम्पलेट, जब मैं विचार करता हूं, सोचता हूं, ठीक है। लाइट का मतलब यहां जानते हैं क्या है? लाइट का एक मतलब लैंप होता है, लाइट का एक मतलब टैलेंट होता है, लाइट का एक मतलब आईसाइट है, लाइट का मतलब एक मतलब लाइफ होता है ना। यहाँ पे लाइट क्या है? मेटाफोरिक है। मेटाफोरिक है यानी उसके कई सारे मतलब आए। लाइट का एक मतलब तो लाइट हो गया, लैंप हो गया, लेकिन यहाँ लाइट का मतलब आईसाइट, लाइट का मतलब लाइफ क्योंकि जीवन अंधकार से भर गया, लाइट का मतलब टैलेंट, मेरे टैलेंट को अब क्या होगा, मेरा टैलेंट तो छिप गया, मेरी आंखें चली गई, मैं लिखूंगा कैसे, ठीक है। स्पेंड का मतलब यूज्ड अप, चले जाना, बेकार हो जाना। एक एक लाइन समझते चलना, मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया, अब एक एक लाइन की मीनिंग समझिए। सेकेंड लाइन में क्या कह रहे हैं? सेकेंड लाइन में कह रहे हैं अर हाफ माई, अर मतलब बिफोर, हाफ माई डेज का मतलब जो मेरा लाइफ स्पैम है, लगभग आधे जीवन के पहले ही मेरे आंखों की रोशनी चली गई। और यहां लिखा इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। वर्ल्ड एंड वाइड में क्या फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन है, ठीक है ना, एलिट्रेशन हुआ है। लिखा है इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यहां पे इन्वर्जन हुआ है राइम में टू एम्फेसाइज हिज डिस्पेयर एंड लोनलीनेस, अपने अकेलेपन को, कि आंखें हैं नहीं, मैं अकेला पड़ गया इस जीवन में, ठीक है ना। इन्वर्जन मतलब क्या होता है? जैसे आप कई बार क्या करते हैं, नाउन पहले एडजेक्टिव फिर नाउन, आप उल्टा कर देते हैं, एडजेक्टिव को बाद में कर देते हैं, नाउन को पहले कर देते हैं। मिल्टन इसके लिए बहुत जाने जाते थे ना, इसको मिल्टॉनिक इन्वर्जन भी बोलते हैं, शब्दों को उल्टा करके बहुत लिखते थे वो। चलिए तीसरी लाइन क्या कह रहा है? एंड दैट वन टैलेंट। अब यहाँ टैलेंट का मतलब एक तो टैलेंट का मतलब कॉइन,
एक टैलेंट का मतलब पोएटिक जीनियस, एक टैलेंट का मतलब गॉड गिवन फैकल्टी, ठीक है, तीनों मतलब हो सकता है। तो टैलेंट यहाँ पे क्या है, टैलेंट आपका क्या है, मेटाफोरिक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और वन टैलेंट यहाँ एल्यूजन है, ठीक है। वन टैलेंट का मतलब क्या है, द पोएट रिवर्स द पैराबल, ही वांट्स टू यूज हिज टैलेंट, कह रहा है कि मैं अपना टैलेंट इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, ये सेंस बन रहा है, मैं अपना टैलेंट इस्तेमाल करना चाह रहा हूं जो मेरे अंदर है, ठीक है। यहां वन टैलेंट का मतलब है विच इज डेथ टू हाइड। डेथ टू हाइड का मतलब क्या होता है, इट इज अ सिन टू हाइड वंस टैलेंट पनिशेबल बाई डेथ। क्योंकि यहां मिल्टन कह रहे हैं कि अगर अब मैं प्रदर्शित नहीं किया तो ये एक प्रकार का पाप होगा, आपने ही मुझे टैलेंट दिया और अगर मैं आंखों के अंधेपन की वजह से उस टैलेंट का इस्तेमाल ना करूं, भगवान ये तो पाप हो जाएगा, ये तो आपके द्वारा दिए गए टैलेंट का अपमान हो जाएगा ना। ईश्वर ने मुझे टैलेंट, आपने अंदर से, मेरे अंदर से शब्द निकल रहे हैं, आपकी कृपा से निकल रहे हैं, और मैं उन शब्दों को ना निकालूं, मैं दबा दूं तो ये भी तो एक पाप हो जाएगा। अब बताओ मैं अंधी आंखों से लिखूं कैसे, मुझे समझाओ। शब्द तो अंदर से निकल रहा है, मैं लिखूं कैसे अंधी आंखों से, ठीक है। फिर कह रहा है लाइन 4-5 में क्या आ रहा है, पहला आया जैसे लॉस्ट विद मी यूजलेस। यूजलेस का मतलब यहां यूजलेस इस्तेमाल किया, थोड़ा सा ऐसे कड़वाहट नहीं होती क्या, बताओ, फालतू चला जाएगा मेरे अंदर, मेरा टैलेंट फालतू ही चला जाएगा, पता नहीं क्या मेरी आंखों की रोशनी ले गया, अब मेरे अंदर का टैलेंट अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। दो माई सोल, माई सोल का मतलब मेरी अंतरात्मा, इनर सेल्फ, मोर बेंट, बेंट मतलब डिटरमाइंड, यानी आंखों की रोशनी चली गई, दूसरा आदमी होगा तो क्या सोचेगा, जाओ यार अंधा हो गया, जब भगवान ने अंधा ही कर दिया अब काहे की सेवा, छोड़ो। लेकिन मेरे अंदर तो और इच्छा पनप पड़ी, अच्छा अंधा कर दिया मतलब एक और चैलेंज जीवन में आ गया, अब इस चैलेंज के साथ मुझे आपकी सेवा करनी है, चलो भाई स्वीकार है, इस चैलेंज के साथ मैं सेवा स्वीकार करता हूं। यानी मेरा मन और डिटरमाइंड होता जा रहा है कि चैलेंज आ गया, इसका मतलब आप मुझे बेहतर खिलाड़ी समझते हैं, तो मैं प्रूव करूंगा कि मैं बेहतर हूं, आपको आपके द्वारा दिए गए टास्क को मैं पूरा करूंगा और अच्छे तरीके से, ठीक है ना। हिज टैलेंट इज वर्थलेस, यहां पर लॉस्ट यूजलेस का मतलब अपने वर्थलेस टैलेंट के बारे में बात कर रहा है। आगे कह रहा है टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट। टू सर्व, सर्व का मतलब यही ना, देखो बेंट, सर्व का मतलब क्या होगा, ज्यादा इच्छा से अब आऊंगा, अपने टैलेंट को और बेहतर इस्तेमाल करूंगा। माई मेकर, माई मेकर मतलब क्या होता है, यहां श्रद्धा से अपने ईश्वर कह रहे हैं कि हे मेरे ईश्वर, अब मेरा डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग है, इसका मतलब है आप मुझसे और कुछ बेहतर करवाना चाहते हैं, और मुझे एक एग्जाम्पल की तरह आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देख लो आंखें नहीं है फिर भी कितना बेहतर लिखा। जैसे हिंदी साहित्य में आप सूरदास जी को पढ़ते हैं, आंखें नहीं है फिर भी साहित्य ना, या जैसे आज के कंटेम्प्रेरी में आप गिरधर महाराज को देख सकते हैं ना, आंखें नहीं है फिर भी इतना टैलेंट, तो वो सर्व तो कर रहे हैं ना, उन्होंने उन्होंने स्वीकार किया कि ईश्वर ने अगर मुझे इस तरीके से सेवा करने का मौका दिया तो मैं इस तरीके से सेवा करूंगा, वही मिल्टन भी कह रहे हैं। फिर कह रहा है माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। क्या कह रहा है, ट्रू मतलब ऑनेस्ट, अकाउंट मतलब रिपोर्ट और एनी गिवन अकाउंट, यानी जो भी आपने मुझे जिम्मेदारी दी, इन केस रिटर्निंग चाइल्ड, जजमेंट के दिन मैं उसको प्रूव करूंगा, जब मुझे पनिशमेंट मिल रही होगी, जब मैं डांट खा रहा हूंगा, जब मेरे कर्मों का हिसाब होगा, तो वहां वहां मैं प्रूव करूंगा कि मेरी आंखें दोनों जाने के बाद भी मैंने किस तरीके से सेवा की, आपने जो मुझे लक्ष्य दिया था मैंने उसको किस तरीके से पूरा किया, मैंने उसको किस तरीके से निभाया, है ना। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, क्या कह रहा है, क्या ईश्वर मना कर देगा, यानी मैं जो पूरे दिन काम कर रहा, नहीं मैं अपने पूरे जीवन जो मेहनत कर रहा हूं जबकि मैं देख भी नहीं सकता हूं, क्या ईश्वर उसको डूम्स डे के दिन, कयामत के दिन क्या उसको मना कर, क्या उसको ये नहीं देखेगा कि अंधा होकर भी मैंने इतनी सेवा की, कैसे डिनाई कर देगा भाई, उसको देखना पड़ेगा कि मैंने आंखों के न होते हुए भी कितनी सेवा की, ईश्वर ने मुझे जो दिया मौका मैंने उसकी कितनी सेवा की है। आई फॉन्डली आस्क करा, लेकिन अब यहां पर मैं थोड़ा सा पूछना, मैं जिद्दी हो ना, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे कहते हैं ना भाई नहीं मुझे तो जानना है, थोड़ा सा फुलिशली है लेकिन पॉजिटिव सेंस में। आई फॉन्डली आस्क, अब यहाँ पे सेमी कॉलन लगा, सेमी कॉलन क्या कह रहा है, इंडिकेट अ चेंज इन टोन फ्रॉम अ मूड ऑफ बिटर फ्रस्ट्रेशन टू अ मूड ऑफ सबमिशन, यहां से चेंज हुआ। लाइन नंबर मैंने बताया था 8 लाइन समस्या की है, 6 लाइन समाधान की है।
8वीं लाइन समस्या की जैसे आई, यहाँ सेमीकोलन आया। सेमीकोलन का मतलब कि यहाँ से टोन बदल गए। अभी तक तो फ्रस्ट्रेट था, रे यार बताओ, दोनों आंखें ले ली, सेवा कैसे, मैं करूंगा तो, मैं मानूंगा तो नहीं, आपने आंखें तो मेरे लिए, मैं मानूंगा तो नहीं, मैं सेवा तो करूंगा। लेकिन अब यहां से मूड चेंज हुआ कि अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझसे क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप मुझे क्या सर्व करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस टू प्रिवेंट, यहां पेशेंस को कैसे इस्तेमाल किया, पर्सोनिफिकेशन की तरह। पेशेंस यहां पेशेंट के लिए, एक पर्सन के लिए, अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, लाइन नंबर 9-10 क्या करें, कंप्लेनिंग द वर्ड प्रूव्स दैट हिज क्वेश्चन इज नॉट एक्सप्लोसिव। क्या कह रहा है देखो, दैट मर्मर सोन रिप्लाइज। मर्मर का मतलब क्या है, द वर्ड प्रूव्स दैट हिज क्वेश्चन इज नॉट एक्सप्लोसिव। बहुत गिड़गिड़ा कर कह रहा है कि हे ईश्वर, क्या किया आपने मेरे साथ, अब जो किया मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं इससे, इसके साथ, इस डिसेबिलिटी के साथ अपने जीवन में बेहतर कर सकूं, ठीक है। सून रिप्लाइज, अब उसकी जो, उसका जो बड़बड़ाहट थी, पोएट जो बार बार कह रहा था ईश्वर के बारे में कि आपने ऐसा क्या कर दिया, उसका उत्तर मिल रहा है। ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन डथ गॉड नॉट नीड। कह रहा क्या ईश्वर को जरूरत है क्या भाई, है ईश्वर को जरूरत है क्या तुम्हारे सेवा की, इंसानों के सेवा की जरूरत है क्या ईश्वर को, क्या मजाक कर रहे हो, जिसने इंसानों को बनाया उसको ही सेवा की जरूरत पड़ेगी इंसानों की, अरे भाई क्या बात कर रहे हो तुम ना, ये तो तुम गलत सोच ही रहे हो। तुम अपना जीवन बनाने के बारे में सोचो, ईश्वर के बारे में मत सोचो। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, हजारों लोग लगे उसकी सेवा के लिए, हजारों लोग उसकी सेवा में लगे, हजारों लोग उसकी सेवा के लिए तत्पर हैं कि हमको ईश्वर मौका देगा तो मैं इसकी सेवा करूंगा, है ना। क्या कह रहा है, हिज स्टेट इज किंगली, उसका साम्राज्य, अरे बाप रे, उसके साम्राज्य में आपकी क्या गिनती है भाई, उसका इतना बड़ा साम्राज्य है ना। यहां भी देखो कॉलन लगा है, कॉलन क्या लिखा है, बता रहा है गॉड मैजेस्टिक क्यों है ना। ये लाइंस जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं किस पर, गॉड के ग्रेटनेस पर। हिज स्टेट इज किंगली, बहुत महान साम्राज्य है। हमारे आपके जैसे लोगों की क्या गिनती है वहां, हमारे जैसे लाखों लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे मौका मिले, ईश्वर मुझे मौका दे। यहां पे देखकर, थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। बिडिंग मतलब ऑर्डर, हजारों उसके ऑर्डर पर इंतजार कर रहे हैं ना, हजारों उसके इंतजार कर रहे हैं किस पर, कि वो एक बार कह तो दे, एक बार वो कह तो दे, समुद्र से लेके धरती तक सब कुछ नाप लेंगे, एक बार कह तो दे, वो एक बार याद तो कर दे। हाँ, तो हम तो सेवा में लगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल लगे हुए हैं सेवा में, मैं तो बहुत पीछे खड़ा हूं एकदम जाके, वो भी बिना आंखों के, और मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सेवा का, अरे भाई पहले वाली लाइन तो खिसके, मैं तो, मुझे तो चुपचाप खाली वेट करना है, इंतजार करना है। लास्ट की लाइन में बोलता है, देखिए क्या कह रहा है, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। हाँ, यहाँ पे एक एल्यूजन इस्तेमाल किया, एग्जाम्पल जेम्स का, वेट विथ कांस्टेंट लॉयल्टी एंड फेथ, उसी का किया है कि जो डिसेबल पर्सन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ईच पर्सन हैज अ प्लेस इन लाइफ, एवरीवन हैज अ पर्पस। किसी का उद्देश्य रहित जीवन नहीं है, सबका अपना एक उद्देश्य है, और आपका उद्देश्य तभी सफल है जब अपने उद्देश्य को आप समझे, ईश्वर को इंतजार करें, ईश्वर की सत्ता में भरोसा करें कि ईश्वर अगर मुझे इस लायक समझा तभी ये चैलेंज मुझे दिया है, मुझे इंतजार करना पड़ेगा, ईश्वर मुझे बताएगा कि वो मेरी सेवा कैसे लेना चाहता है ना, और मैं उसको अपनी सेवा देने के लिए रेडी रहूंगा। तो लास्ट की जो लाइन आते आते मिल्टन क्या कह रहे हैं, मिल्टन अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं इंतजार करूंगा उसका कि वो मुझे कब याद करेगा अपनी सेवा के लिए। उसने मुझे जो चैलेंज दिया है, बिना आंखों के भी मैं उस चैलेंज को पूरा करूंगा, ताकि मैं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उस ईश्वर की सेवा कर सकूं, है ना। अब आइए कुछ क्वेश्चन इसी पर बने। अच्छा, इसके पहले क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ चीजें बता दूं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जब मिल्टन ने लिखा था ना, तो इसका टाइटल मिल्टन ने नहीं लिखा था, मतलब ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल नहीं था। ये बाद के दो एंथोलॉजिस्ट हैं, कुछ क्रिटिक लिखते हैं उनकी पत्नी ने ये टाइटल दिया था, कुछ क्रिटिक लिखते हैं कि बाद के जो एंथोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये टाइटल दिया था, लेकिन ये टाइटल उन्होंने खुद से नहीं लिखा था, ठीक है ना। पेट्रॉर्चन सोनेट है, ध्यान रखिएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी ई राइम स्कीम है।
इटालियन या पेट्रोचन सोनेट इसको बोल सकते हैं। 14 लाइन की पोएम है जिसमें ये किस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि मुझे जो कुछ भी ईश्वर से मिला है वो पर्याप्त है। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया कुछ सोच समझ के दिया होगा, मुझे पेशेंटली इंतजार करना चाहिए कि उसका अगला आदेश क्या होगा। ठीक है, ओवरऑल पोएम ये है। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पोएम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, एक एक लाइन मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ क्वेश्चन निकाल के ला, जैसे लिखा इन व्हाट लाइन डज द बिब्लिकल एल्यूजन टेक प्लेस। बिब्लिकल एल्यूजन किस लाइन में आता है? आप देखते हैं लास्ट लाइन में जो जेम्स का इन्होंने एल्यूजन दिया है, देखिए दिया ना जेम्स का, वेट बोथ क्या लिखा, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, तो किस में इस्तेमाल हुआ? 14 लाइन्स में, तो ऑप्शन लास्ट वाला सॉरी बी वाला 14 लाइन्स। अगला क्या लिखा, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज दिस, किस प्रकार की ये पोएम है? तो 14 लाइन की पोएम है तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, सोनेट हो जाएगा, 14 लाइन्स की पोएम है। बियर हिज माइंड योक दे सर्व, सर्व के बाद यहां क्या लिखा है? अब आप पोएम में जाएंगे, लिखेगा सर्व हिज बेस्ट, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पोएम वाले कॉलम में आओ, तुरंत मिल जाएगा। कहाँ लिखा है ये देखिए, क्या लिखा है? ये लिखा ना, दे सर्व हिम बेस्ट, अच्छा हिज लिख दिया, दे सर्व हिम बेस्ट। ठीक है, हिम बेस्ट हो जाएगा, हिज बेस्ट नहीं, हिम बेस्ट। आइए हिम बेस्ट, ठीक है चलो। माई लाइट स्पेंट मीन्स, जब पोइट कहता है माई लाइट इज स्पेंट, इसका मतलब क्या है? माई लाइट इज स्पेंट इसका मतलब क्या है? मेरी आंखों की रोशनी चली गई ना, तो टाइम स्पेंट समय चला गया नहीं, नथिंग इज लॉस्ट कुछ भी नहीं गया, लॉस ऑफ आई साइट आंखों की रोशनी चली गई है ना, आंखों की रोशनी चली गई है। चलिए, तो ये थी आज की कहानी जो जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर मैं आपको सुना रहा था। सोनेट था, 14 लाइन्स की पोएम थी, बेहतरीन पोएम है, पढ़ के आपको जरूर मजा आया होगा, आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा तो बहुत मजा आया होगा। मिलेंगे फिर किसी सेशन में किसी और चैप्टर के साथ, कोई और कहानी, कोई और सोनेट, कोई और पोएम, कोई और लिरिक, कोई और ड्रामा की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।